Hello, 8th class. We have come to the end of this chapter. The explanation is done. Now we are doing the exercise, the chapter and exercise of chapter 2 of your biology syllabus. This is the latest syllabus, I'm telling you again. Okay, so first question is a short answer questions है. Okay, before I start, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, बोर्ड पैटर्न पे आते हैं, जो 10th वाला पैटर्न है वही 9th और 8th में भी टीचर्स फॉलो करते हैं मैक्सिमम स्कूल्स में. आई होप आपके स्कूल में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा. तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है. मीन्स यू शुड नो ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ द चैप्टर इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स. तो उस तरीके से आप चैप्टर को पढ़िए. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू स्पायरोगायरा एंड फॉर्न्स रिप्रोड्यूस, डिस्कस द प्रोसेस इन ब्रीफ. ये जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, डिस्कस द प्रोसेस इन ब्रीफ, इस तरीके के एक्चुअली क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आता है. दे ओनली आस्क यू, दे स्पेसिफिकली आस्क यू कि हाँ ये बताइए, और या 1, 2 या 3 मार्क्स में वो आता है क्वेश्चन. एनीवेज, लेकिन नोटबुक में आपको लिखना है, क्योंकि नोटबुक में दे आर ट्राइंग टू जज योर फुल नॉलेज कि आपको कितना आता है. सो हाउ डू स्पायरोगारा एंड फॉर्न्स रिप्रोड्यूस, दिस आर गिवन ऑन पेज नंबर 18 and 19 respectively. Spirogyra reproduces, it's a green alga, it reproduces by fragmentation, and ferns reproduce by spore formation. वो टेरिडोफाइट्स होते हैं. वो आपको बताना है. ये 18th और 19th पेज नंबर पे प्रोसेस दे रखी है. नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग ट्यूबर, बल्ब, फ्लावर, पॉलिनेशन. ट्यूबर पोटैटो का होता है ना. पोटैटो इज अ ट्यूबर, तो दिस इज गिवन ऑन ट्यूबर. एंड बल्ब, बल्ब अनियन का होता है. दीज आर गिवन ऑन पेज नंबर 20. देन फ्लावर की डेफिनेशन, दैट इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इट्स ये दे रखी है पेज नंबर 24 पे. एंड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन वेर इन दी, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 25. pollination में आपको the transference of pollen grains from the anthers to the stigma of a flower of the same plant or of different plant of the same species, that is pollination. तो इसमें आप types of pollination भी करेंगे कि self pollination और cross pollination दोनों करेंगे. ठीक है. जब डेफिनेशन आएगी पॉलिनेशन की, आप दोनों मेंशन करिएगा, ये कह रही हूँ मैं. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब माइक्रो प्रोपेगेशन, गिव द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज गिवन ऑन पेज नंबर 22 पे दे रखा है माइक्रो प्रोपेगेशन. माइक्रो प्रोपेगेशन की डेफिनेशन आपको प्रॉपर दे रखी है. आई विल जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम देयर, दैट इट इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स. इट इज डन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक. इसमें आपको पूरी थोड़ी सी प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि कैसे कैसे होता है, कैलस को कैसे ग्रो करता है, एंड डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स जो है फिर वो डिफरेंशिएट होता है. कुछ हम उसमें केमिकल डालते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए. फिर एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, तो एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर भी दे आर गिवन ऑन द सेम पेज नंबर 22, दैट इट्स प्रोड्यूसेस सुपीरियर क्वालिटी प्लांट्स, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स बन जाते हैं. सीडलेस प्लांट्स को ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है, और जो यूनिक प्लांट्स होते हैं ना हमारे, उनको इस प्रोसेस से ग्रो करना बहुत आसान होता है. एंड आसान तो नहीं होता, मतलब इट इज़ बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं वो. द प्रोसेस इज़ अ बिट टीडियस. और उसमें होता क्या है कि इन सारी एग्जॉटिक वैरायटीज़ को स्पेशली, जो कि हमारी कंट्री में उतनी हर एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाती हैं, उन एग्जॉटिक वैरायटीज़ को भी इससे ग्रो कर सकते हैं. दे आर सोल्ड एट क्वाइट गुड प्राइसेस. Next, differentiate between self-pollination and cross-pollination. This is given on पेज नंबर 25 एंड 26. 25 पे सेल्फ पॉलिनेशन दे रखा है. तो सेल्फ पॉलिनेशन हम बताएंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जस्ट दैट इज नोन एज ऑटोगेमी. सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट, दैट इज गीजनोगेमी. वो दो तरह के सेल्फ पॉलिनेशन हो गए. क्रॉस पॉलिनेशन इज गिवन ऑन 26, द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower on another plant but of the same species, that is cross pollination, that is given on page number 26, and that is known as allogamy. ठीक है, इसको हम बोलते हैं allogamy. What is artificial pollination? Why do we use this technique? Artificial pollination क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हम जिस प्लांट का एंथर, मतलब जो प्लांट हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, उसके एंथर्स को हम चाहते हैं, उसके पॉलन ग्रेन्स को हम चाहते हैं हमारी जो दूसरा प्लांट है जिसमें कि फ्लावरिंग उसमें भी बहुत अच्छी होती है, उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी जैसे हमें चाहिए, जो हमें चाहिए. तो हम अपने डिज़ायर्ड प्लांट जो है उसके पॉलन ग्रेन्स लेके, मतलब एंथर्स लेके, अपने दूसरे डिज़ायर्ड प्लांट के स्टिग्मा पे
पर्पसली गिराते हैं, डस्ट करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस को करते हैं खुद ही मैनुअली, दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो इसमें इमैस्कुलेशन होता है। और क्यों यूज़ करते हैं? टू गेट द डिज़ायर्ड वेराइटीज़, उनकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, उनकी क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए, दोनों डिज़ायर्ड क्वांटिटी एज वेल एज टू गेट द डिज़ायर्ड क्वालिटी, वी यूज़ दिस टेक्निक। सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 27। ठीक है, डिजायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों हम कंट्रोल कर सकते हैं इस मेथड से। व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? व्हेन डज अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स बाय द मीन्स ऑफ वेरियस एजेंट्स, बर्ड्स, विंड, वाटर, उनके थ्रू सीड्स को डिफरेंट जगह पर पहुंचाना जहाँ पे वो जर्मिनेट हो सके, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। व्हेन डज दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 29। व्हेन डज अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? जब उसको सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर मिल जाती हैं, सही उसको सनलाइट मिलती है, तब वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है, जर्मिनेट करता है। सीड्स का ना डॉर्मेंसी पीरियड होता है, तो दे गो थ्रू दैट डॉर्मेंसी पीरियड एंड देन दे जर्मिनेट टू गिव न्यू प्लांट्स। Next is long answer questions. What is vegetative propagation? Vegetative propagation क्या होता है? कि नए प्लांट्स ग्रो करना प्लांट के किसी भी पार्ट से अदर देन द फ्लावर। तो रूट से, स्टेम से या लीव से आप नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 20। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 20। फिर उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस आर गिवन ऑन पेज नंबर 22 एंड डिसएडवांटेजेस आर गिवन ऑन पेज नंबर 23। आपको क्लियरली दे रखा है एडवांटेजेस क्या हैं, दैट इट इज़ क्विक एंड ईजी मेथड ऑफ propagating new plants, producing new plants. Then plants जो इस मेथड के थ्रू ग्रो होते हैं, दे नीड वेरी लेस टाइम टू मैच्योर, और उनकी फ्रूटिंग जो है वो फ्रूटिंग सीजन बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब फ्रूटिंग टाइम में कम टाइम लगते हैं, जल्दी से फ्रूट्स दे देते हैं। तो जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होता है कि प्लांट बहुत जल्दी कम केयर के साथ नए फ्रूट्स दे देता है, सो दे कैन अर्न मनी। देन दे आर दी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट्स, क्योंकि उसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता, इसलिए जैसे प्लांट है वैसे ही उसकी प्रोजेनी प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो जो प्लांट की, जो पेरेंट प्लांट की जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं, वो सारी की सारी प्रोजेनी प्लांट में या नए बेबी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। देन सीडलेस प्लांट्स जो हैं, जैसे कि बनाना है, शुगर केन है, पाइनएप्पल, इन सब को ग्रो करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 23। डिसएडवांटेजेस क्या है? कि अगर कोई भी डिजीज़ है पेरेंट प्लांट में, तो वो सारी की सारी क्या होती है, जो प्रोजेनी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। देन चेंजिंग एनवायरनमेंट में ये बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दे आर सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं, तो दे आर नॉट वेरी कंड्यूसिव टू द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें वेरिएशंस नहीं होती हैं, तो दे आर नॉट वेरी कंड्यूसिव टू अडेप्टेशन, टू अडेप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट्स। देन अगर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो हैं, एक तो इनको स्टोर नहीं कर सकते, एक दूसरी डिसएडवांटेज है कि दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, उनको एज सच फटाफट ही हमें प्लांट करना है ताकि वो ग्रो कर जाए। सीड्स को आप स्टोर कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक, जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को, वो ख़राब हो जाएंगे। देन ये जो है, इट रिजल्ट्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि बहुत जल्दी होता है और पेरेंट के पास ही, पेरेंट प्लांट के पास ही सब ग्रो करेंगे, तो इट रिजल्ट्स इन ओवर क्राउडिंग। बहुत सारे बेबी प्लांट्स पास पास प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली दे विल कम्पीट फॉर सनलाइट एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सॉइल, तो उनकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी, कोई भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर ऑल कम्पीटिंग विद ईच अदर फॉर दोज रिसोर्सेज विच दे नीड टू ग्रो. So that is the disadvantage, one of the major disadvantages. Next, describe each part of the flower with the help of a labeled diagram. मैंने आपको बोला था कि फ्लावर का डायग्राम आप ज़रूर कर लीजिएगा, इसको एज सच भी पूछा जाता है। डायग्राम में भी ऐसा भी होता है कि डायग्राम बना देंगे आपके लिए बुक में और पेपर में, और उसकी लेबलिंग पूछेंगे, उस पर वेरियस क्वेश्चंस पूछ लेंगे, बट एनी हाउ यू शुड बी वेल वर्स्ड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 24, और हर पार्ट का ना लेबलिंग के साथ फंक्शन भी कर लीजिएगा।
Write the features of insect pollinated, wind pollinated and water pollinated flowers. These are given on page number 26. ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं भाई. इंसेक्ट पॉलिनेटेड है तो फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड, उसमें अच्छी सी स्मेल होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सकें, है ना. उसका एरोमा होना चाहिए, उसमें नेक्टर होना चाहिए. इंसेक्ट किस लिए आएगा? नेक्टर के लिए आएगा ना, तो नेक्टर होना चाहिए. फिर उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए ताकि वो इंसेक्ट के या बर्ड्स के जो फेदर्स हैं उन पे चिपक जाए, लेग्स पे स्टिक हो जाए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. देन लाइट तो होने ही चाहिए. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? विंड पॉलिनेटेड जो हैं दे नीड नॉट वेस्ट द एनर्जी इन बीइंग ब्राइट एंड कलरफुल. दे हैव टू बी स्मॉल and they don't have to have a good aroma or nectar or bright colors, so they can conserve the energy that way. They need to be very light and small so that they can be carried through wind easily. वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स तो उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, सबसे पहली बात तो वो वाटर प्रूफ होने चाहिए ताकि वो पानी पे जब फ्लोट करें तो ख़राब ना हो. देन अगेन दे डोंट हैव टू बी वेरी ब्राइट एंड शोई, और इनको भी लाइट होना चाहिए सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर. These characteristics are all given on page number 26. Then what is fertilization? How does it occur? Write the post fertilization changes that occur in flowers. तो fertilization क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी processes और post fertilization changes they are given on page number 28. fertilization क्या है? That is the fusion of the male and female gamete. मतलब जो pollen grain है, pollen grain का जो न्यूक्लियाई है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है और फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है. दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. कैसे होता है वो आपको पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि पॉलन ट्यूब कैसे स्टाइल के थ्रू पहले स्टिग्मा पे आते जर्मिनेट होता है पॉलन, फिर पॉलन ट्यूब कैसे स्टाइल के थ्रू पेनिट्रेट करती हुई जाती है पूरे टिश्यू को और ओव्यूल में नीचे से माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है. वो सारी चीज़ें आपको बतानी है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट अकर इन फ्लावर्स काफ़ी सारे होते हैं. 9th क्लास में काफ़ी डिटेल में है, लेकिन आपको अभी 8th में सिर्फ यही बताया कि ओवरी टर्न्स इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल टर्न्स इनटू द सीड. जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, पेरिकार्प बन जाती है. ओके, हाउ इज फ्लैशी फ्रूट डिफरेंट फ्रॉम ड्राई फ्रूट? राइट द फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट. तो ये फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में पेज नंबर 28 एंड 29 पे दे रखा है कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वहाँ से आप ले लीजिए. और फंक्शन भी वहीं पे दे रखे हैं कि फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट क्या है. बेसिकली फ्रूट का फंक्शन ये है कि वो उसके अंदर सीड्स डेवलप होते हैं एंड सीड्स आर प्रोपगेटेड. सीड्स आर अ मीन्स टू प्रोपगेट प्लांट्स. वो प्लांट्स के प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द फ्रूट. ओके, देन यू हैव एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस. इनको देखते हैं थोड़ा सा. Amit grows some grass plants in his garden. He observes that grass plants that were planted at some distance from each other cover the entire soil after some days. Explain him the reason behind this. Grass plants plant किए हैं. Grass जो है वो obliquely भी grow करती है ना, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है कि उसकी जो रूट्स हैं उसके अगर जैसे हमने ये पढ़ा था, एक मिनट आई विल जस्ट शो यू. जैसे ये सपोज ग्रास की एक बंच ग्रो कर रही है तो यहाँ पे क्या होता है, सॉइल में ये दब जाती है, तो ये भी एक डिफरेंट एक सेपरेट ग्रास के छोटे से प्लांट में ग्रो कर जाती है. फिर उसके भी एक ब्रांच जो है वो सेपरेटली ग्रो करती है. तो ये जो है प्रोपगेशन का जो मेथड है ये बहुत अच्छे से ग्रास इसको फॉलो करती है कि तो इसलिए ग्रास बहुत जल्दी ग्रो करती है और वो पूरे सॉइल को कवर कर लेती है. रीज़न यही है. ये रीज़न आप चाहें तो आपकी बुक में दे रखा है, डिटेल लिखना चाहें तो. हालांकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, दे हैव टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. द आंसर हैज़ टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. राम वॉन्ट्स टू प्रोपगेट अ रोज प्लांट. विच मेथड ऑफ प्रोपगेशन शुड ही यूज़? तो कटिंग रोज की हम यूज़ करते हैं, तो कटिंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोपगेशन फॉर द प्लांटिंग ऑफ अ न्यू रोज प्लांट. 3 plants are kept together. Plant A has flowers without stigma. A में है flowers हैं, stigma नहीं है, मतलब फीमेल पार्ट मिसिंग है, सिर्फ मेल पार्ट है. प्लांट B जो है उसके पास फ्लावर्स हैं विदाउट एंथर, मतलब कि इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट मिसिंग है. और जो हमारा प्लांट C है, प्लांट C के अंदर क्या है, कंप्लीट फ्लावर है, उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं. तो विल देयर बी एनी फर्टिलाइजेशन इन प्लांट ए एंड बी? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. अब देखो इसमें थोड़ा आपको ध्यान से आंसर करना है. यहाँ पे दे रखा है ए में स्टिग्मा नहीं है, सिर्फ एंथर्स है, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट नहीं है. और बी में सिर्फ फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट नहीं है. तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होगा?
ए और बी में क्या फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो सारे के सारे कैसे हैं? इकट्ठे रखे हुए हैं, दे आर ग्रोइंग टुगेदर। तो क्या होगा? इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि सी के पास तो कंप्लीट फ्लावर्स है, तो वहाँ के भी एंथर जा सकते हैं, और ए के भी एंथर बी में जा सकते हैं, ए के एंथर सी में भी आ सकते हैं, सी का जो, तो ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यस, दे विल बी फर्टिलाइजेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। Which of the following plants can have both cross pollination and self pollination? Give us reason to support your answer. सिर्फ C जो है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकता है, क्योंकि उसके पास एंथर और स्टिग्मा मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। बाकी A में सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है क्योंकि उसमें फीमेल पार्ट नहीं है, और बी में सिर्फ उसमें भी सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्योंकि उसमें मेल पार्ट नहीं है, सिर्फ फीमेल पार्ट है। तो सिर्फ सी जो है वो कंप्लीट फ्लावर है, दैट विल ओनली हैव सेल्फ पॉलिनेशन, बाकी तीनों में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। ये रीजन हो गया। ओके, लुक एट द पिक्चर ए गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लेबल द पार्ट्स 1, 2 एंड 3। तो 1 क्या है आपकी? 1 हो गई जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब जो अंदर आ रही है। नंबर 2 हो गया स्टाइल। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 इज द ओव्यूल, जिसके अंदर वेरियस न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई स्टेज जो होती है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज ऑफ द ओव्यूल। हाउ इज वन फॉर्म्ड? वन कैसे बनता है, मतलब पॉलन ट्यूब कैसे बनती है? व्हेन पॉलन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा इट जर्मिनेट्स, वहाँ पे उसको फेवरेबल जब कंडीशंस मिलती हैं तो इट जर्मिनेट्स, एंड स्टिग्मा में से भी कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज हाउ इट जर्मिनेट्स, थ्रू दी इंटाइन निकल के आती है एक्साइन में जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू। ये मैंने आपको डायग्राम बनाया था, है ना, वो डायग्राम ध्यान रखिएगा। विच प्रोसेस इज डिपिक्टेड इन द गिवन पिक्चर, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है कि आप पॉलन ट्यूब देखो, पॉलन ट्यूब यहाँ से मूव कर रही है और इसके अंदर क्या होता है? मेल न्यूक्लियाई होता है, और ये माइक्रोपाइल से कहाँ एंटर कर गई? ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई है, और यहाँ पे क्या होगा? ये मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। सो द प्रोसेस डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर इज फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या है कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बेबी प्लांट, जाइगोट बनता है जो कि ग्रो करता है, फिर एक नया बेबी प्लांट में बनता है, अ न्यू लाइफ इज प्रोड्यूस। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो वी फिनिश विद दीज ऑल दीज क्वेश्चंस हियर, एंड नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो, अदरवाइज आप इनको करिए, स्टडी करिए और लर्न करिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग गिवन इन योर चैप्टर। अच्छा, जब आप ये क्वेश्चंस, जैसे कई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो चैप्टर एंड क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कर लिए तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, डोंट डू दैट। सिर्फ उनको याद करने से काम नहीं चलता है, आप पूरा चैप्टर पढ़िए, उसको एक्सप्लेनेशन उसकी समझिए, टिक करिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है ना कि आपके जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसमें से ही क्वेश्चंस आए। दी थिंग इज दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट द होल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, टेक केयर।